नमस्कार दोस्तों। आज हम आदिकाल देखेंगे। आदिकाल का वन लाइनर। इसमें क्या मिलेगा? इसमें जो है हमें अनुभव होगा कि आदिकाल क्या है, कैसे है, क्या लिखा गया, क्या कैसे लिखा गया और क्यों लिखा गया। इन सब की जानकारी तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ पूरे आदिकाल का निचोड़ इसमें मिलेगा। परीक्षा कोई भी हो, अगर आदिकाल से प्रश्न बनता है तो आदिकाल का कुछ समझ पर आधारित प्रश्न बनता है, जो यहां से आपके समझ को विकसित करेगा। आदिकाल का पूरी तरीके से समझ जो है इस वीडियो को देखने के बाद आ जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करें। आदिकाल वन लाइनर। हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या मानी जाती है? तो आदिकाल के जो समय सीमा है वो 1050 से 1375, 1050 विक्रमी से 1375 विक्रमी। ठीक है, ये ईस्वी दे दिया है, ईस्वी नहीं होगा, विक्रमी होगा। ठीक है, विक्रमी तक। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन माने जाते हैं? हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आदिकाल को वीरगाथा काल नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आदिकाल का दूसरा प्रसिद्ध नाम क्या है? तो आदिकाल को हम वीरगाथा काल कह सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा उसका नाम है, ये शुक्ल जी ने दिया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। राहुल संकृत्यान ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो राहुल संकृत्यान सिद्ध सामंत काल या सिद्ध सामंत युग नाम देते हैं, सिद्ध सामंत काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा चारण काल कहते हैं। चारण काल इनसे पहले ग्रियर्सन ने भी कहा था। आदिकाल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या थी? आदिकाल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है वीरगाथात्मकता, वीरता परक रचनाएं हैं। आदिकाल का प्रमुख रस कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, आदिकाल का जो प्रमुख रस है वो वीर रस है, वीर रस है। आदिकाल की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो आदिकाल की जो प्रमुख भाषा है वो अपभ्रंश से विकसित प्रारंभिक हिंदी है। आदिकाल की कौन सी भाषा है? तो अपभ्रंश से जो विकसित होकर के आई और प्रारंभिक हिंदी, वही इसकी भाषा रही। आदिकालीन साहित्य का मुख्य आश्रयदाता कौन था? आदिकालीन साहित्य का जो मुख्य आश्रयदाता थे वो राज दरबार थे। राज दरबार ही आश्रय देता था, ठीक है, आदिकाल के कवियों को। आदिकाल के कवियों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आदिकाल के कवियों का जो प्रमुख उद्देश्य था, अपने आश्रयदाता का यशोगान करना, अपने आश्रयदाता का यशोगान करना। वीरगाथा साहित्य के रचयिता सामान्यतः कौन थे? तो वीरगाथा साहित्य के जो रचनाकार हैं वो चारण और भाट हैं। चारण और भाट, ये लोग वीरगाथात्मक रचनाएं लिखी हैं। आदिकालीन साहित्य में किस रस का सर्वाधिक प्रयोग मिलता है? तो आदिकालीन साहित्य में सबसे ज्यादा वीर रस का प्रयोग मिलता है। आदिकाल की प्रमुख काव्य शैली क्या थी? आदिकाल की प्रमुख काव्य शैली है वर्णनात्मक शैली। वर्णनात्मक शैली आदिकाल की प्रमुख शैली कैसी है? वर्णनात्मक शैली है। आदिकाल में किस प्रकार के नायकों का चित्रण मिलता है? तो आदिकाल में जो नायक हैं वो अक्सर वीर योद्धा होते हैं। क्या है? वीर योद्धाओं का चित्रण मिलता है। आदिकाल के जो नायक है वीर योद्धा है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख छंद कौन सा है? आदिकालीन साहित्य का प्रमुख छंद दोहा है। आदिकाल में रसो रासो साहित्य का विकास किस क्षेत्र में हुआ?
आदिकाल में जो रासो साहित्य का विकास हुआ वो ज्यादातर राजस्थान की ओर हुआ, राजस्थान की ओर। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। रासो साहित्य का संबंध किस विषय से है? रासो साहित्य का संबंध वीर गाथाओं से है, क्योंकि रासो साहित्य में वीर गाथा लिखी गई है। आदिकाल के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन थे? आदिकाल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चंद्रबरदाई। चंद्रबाई बरदाई किस राजा के राजकवि थे? तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के राजा के यहाँ मंत्री थे या उनके दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो का नायक कौन है? पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचित है? पिंगल मिश्रित भाषा में, पिंगल मिश्रित भाषा में। ठीक है। पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का ग्रंथ है? वीर गाथात्मक महाकाव्य है। वीर गाथात्मक क्या है? महाकाव्य है। चंद्रबरदाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? चंद्रबरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। लाहौर में चंद्रबरदाई का जन्म कहाँ हुआ? लाहौर में। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा संस्करण क्या कहलाता है? बृहत संस्करण कहलाता है। वो भी पहला संस्करण है जो बृहत संस्करण है, पहला ही संस्करण है ये। 69 समय है, 68 प्रकार के छंदों का उल्लेख है। पृथ्वीराज चौहान ने किस मुस्लिम शासक को कई बार हराया? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कई बार हराया। चार बांस 24 गज पंक्ति किस ग्रंथ में मिलती है? यही तो पंक्ति पृथ्वीराज रासो में है, जब चौहान जो है शब्द भेदी बाढ़ चलाते हैं। ठीक है। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान के संबंध कैसे थे? तो दोनों के संबंध मित्रवत थे और राजकवि के थे, क्योंकि ये राजकवि थे चंद्रबरदाई, और मित्र भी थे। बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है? नरपतनाल। बिशलदेव रासो का नायक कौन है? बिशलदेव ही है। बिशलदेव रासो किस प्रकार की रचना है? वीर गाथात्मक काव्य है बिशलदेव रासो, लेकिन इसमें ज्यादातर ज्यादातर जो है वीरगाथात्मक न कह करके श्रृंगारिक रचना कह सकते हैं। ठीक है, ये श्रृंगारिक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो वीरगाथात्मक को है ही, लेकिन इसमें जो है ज्यादातर श्रृंगार की रचना मिलती है, ज्यादातर श्रृंगारिक है, तो इसको श्रृंगारिक कह देंगे। ठीक है, श्रृंगारिक, श्रृंगारिक रचना कहेंगे, इसको श्रृंगारिक माना गया है। ठीक है। नरपत नाल किस काल के कवि हैं? नरपत नाल आदिकाल के कवि हैं। विशल देव रासों में किसका वर्णन है? विशल देव के पराक्रम का, यानी विशल देव का वर्णन है। परमाल रासो किस कवि की रचना है? परमाल रासो जगनिक। परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड नाम है। आल्हा उदल किस ग्रंथ के प्रमुख पात्र हैं? तो ये परमाल रासो के प्रमुख पात्र हैं, परमाल रासो के। आल्हा उदल किस क्षेत्र के वीर थे? ये बुंदेलखंड के थे, ये बुंदेलखंड क्षेत्र के थे आल्हा और उदल। आलखंड का गायन आज भी किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? आज भी उत्तर भारत में मिलता है। आज भी कहाँ मिलता है? उत्तर भारत में मिलता है। खुमार रासो के रचयिता कौन है? खुमार रासो के रचयिता दलपत विजय। खुमार रासो का नायक कौन है? नायक भी खुमार है। हमीर रासो के रचयिता कौन है? सारंगधर। हमीर रासो के रचयिता सारंगधर। हमीर रासो का संबंध किस शासक से है? हमीर देव से है। हमीर रासो का संबंध हमीर देव से है।
रासो काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? अतिशयोक्ति। रासो काव्य में सबसे ज्यादा अतिशयोक्ति मिलता है, बढ़ा चढ़ा के वर्णन मिलता है। रासो काव्य में इतिहास की अपेक्षा किसका महत्व अधिक है? कल्पना का महत्व अधिक है, इतिहास से ज्यादा कल्पना है उसमें। आदिकाल साहित्य में राष्ट्र भावना किस रूप में मिलती है? राष्ट्र भावना नहीं मिलती है, ठीक है। इसमें स्वामी भक्ति के रूप में देखने को मिलती है, अपने राजा का भक्ति करना, ठीक है, आश्रयदाता का भक्ति करना। तो इसमें राष्ट्र भावना देखा जाए तो स्वामी भक्ति के रूप में मिलती है, ठीक है। उन्हीं को अपना राष्ट्र समझा जाता है। चारण कवियों का मुख्य कार्य क्या था? वीरों की प्रशंसा करना। भाट कवियों का मुख्य कार्य क्या था? वंशावली गाना। तो चारण कवियों का जो मुख्य कार्य था वो वीरों की प्रशंसा करना था। और भाट कवि जो है उनके वंशावली को गाते थे कि उनके वंश में ये थे, ये थे, ये वो योद्धा थे, इस टाइप के उनके वंशों को गाते थे। आदिकालीन साहित्य में स्त्री का चित्रण मुख्यतः किस रूप में मिलता है? आदिकालीन साहित्य में स्त्री का चित्रण प्रेरणा स्रोत के रूप में पाया जाता है, प्रेरणा स्रोत के रूप में पाया जाता है। सिद्ध साहित्य किस धर्म से संबंधित है? सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है, सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। सिद्ध साहित्य की भाषा क्या थी? सिद्ध साहित्य की भाषा संध्या भाषा थी। सरहप्पा किस परंपरा में आते हैं? सिद्ध परंपरा के प्रथम कवि हैं। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? इन्हीं को माना जाता है, सरहप्पा को। सरहप्पा का वास्तविक नाम क्या था? राहुल भद्र। सरहप्पा का वास्तविक नाम राहुल भद्र। सिद्ध साहित्य का मुख्य विषय था साधना। सिद्ध साहित्य का मुख्य विषय क्या था? साधना था, ध्यान दीजिएगा। कड़हप्पा किस साहित्यिक धारा से जुड़े हैं? कड़हप्पा सिद्ध साहित्य से जुड़े हैं। लुइपा किस परंपरा के कवि हैं? ये भी सिद्ध परंपरा के कवि हैं। सिद्ध कवियों ने किसका विरोध किया? सिद्ध कवियों ने कर्मकांड का विरोध किया। सिद्ध कवियों ने कर्मकांड का विरोध किया। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है? देखिए, इतिहास में मसेंद्र नाथ मिलता है, लेकिन हिंदी में हम गोरखनाथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो हिंदी हमको पढ़ना है तो हम गोरखनाथ पढ़ेंगे, ठीक ना, गोरखनाथ। तो अगर पूछे नाथ साहित्य के प्रवर्तक तो गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन है? गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रमुख कवि गोरखनाथ। गोरखनाथ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। नाथ साहित्य का मुख्य विषय क्या था? जो नाथ साहित्य थे उनका मुख्य विषय था योग साधना, ठीक है, योग साधना। सिद्धों का साधना था, इनका योग साधना। गोरखनाथ की भाषा कैसी है? गोरखनाथ की भाषा सरल और लोक भाषा है, लोगों की भाषा है, सरल और लोक भाषा है, ठीक है। और देखिए आगे, नाथ साहित्य में किस साधना पर बल दिया गया है? नाथ साहित्य में हठयोग पर बल दिया गया है। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ के मसेंद्र नाथ गुरु थे। नाथ पंथ का प्रमुख केंद्र कहाँ था? नाथ पंथ का प्रमुख केंद्र गोरखपुर था, ठीक है। नाथ साहित्य किस प्रवृत्ति का विरोध करते थे? नाथ साहित्य कर्मकांड का विरोध करते थे, बाह्य आडंबर का विरोध करते थे। नाथ साहित्य में शरीर को क्या माना गया है? नाथ साहित्य में शरीर को साधना का माध्यम माना गया है। ये शरीर जो है ये साधना का माध्यम है। नाथ साहित्य में माना जाता है कि शरीर साधना का माध्यम है। जैन साहित्य आदिकाल की किस प्रमुख धारा का प्रतिनिधित्व करता है? जैन साहित्य आदिकाल की धार्मिक धारा है, एक धर्म को लेकर के चलता है। तो जैन साहित्य में आदिकाल की किस प्रमुख धारा का प्रतिनिधित्व करता है? तो धार्मिक धारा का। जैन साहित्य की प्रमुख भाषा क्या थी? जैन साहित्य की प्रमुख भाषा अपभ्रंश थी। अपभ्रंश में ज्यादा लिखे हैं ये लोग, ठीक है ना, जैन साहित्य।
स्वयंभू किस परंपरा में आते हैं? तो देखिए जैन परंपरा में आते हैं और ये एकदम अपभ्रंश लिखे हैं। स्वयंभू की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? पौमचर्यु है। पौमचर्यु, पौमचर्यु किस कथा पर आधारित है? राम कथा पर आधारित है। पौमचर्यु राम कथा पर आधारित है। पुष्पदंत किस परंपरा के कवि हैं? पुष्पदंत जैन हैं। पुष्पदंत जैन परंपरा के कवि हैं। पुष्पदंत की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? महापुराण है। महापुराण। पुष्पदंत पहले शैव थे, फिर बाद में जैन हो गए, ठीक ना। जैन साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जैन साहित्य का प्रमुख उद्देश्य था धर्म का प्रचार करना। जैन साहित्य का प्रमुख उद्देश्य धर्म का प्रचार करना। जैन कवियों ने किस भाषा के विकास में योगदान दिया? जैन कवियों ने अपभ्रंश भाषा के विकास में योगदान दिया है। जैन साहित्य में किस रस की प्रधानता मिलती है? जैन साहित्य में शांत रस की प्रधानता मिलती है। आदिकाल में लोक भाषा का विकास किस रूप में हुआ? आदिकाल में लोक भाषा का विकास जो है क्षेत्रीय बोलियों के रूप में हुआ है। आदिकाल में लोक भाषा का विकास क्षेत्रीय बोलियों के रूप में हुआ है। आदिकालीन साहित्य में राजस्थान की भाषा को क्या कहा गया है? आदिकालीन साहित्य में राजस्थान की भाषा को डिंगल कहा गया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। डिंगल, डिंगल यानी अपभ्रंश और राजस्थानी का मिश्रण है, तो राजस्थानी भाषा को डिंगल कहा गया है। पिंगल का संबंध किससे है? तो काव्य भाषा से है। और पिंगल किसे कहा गया? तो ब्रज भाषा को कहा गया। डिंगल साहित्य का मुख्य विषय था वीरता का वर्णन करना, ठीक है, वीरता का वर्णन करना। आदिकालीन साहित्य में युद्ध वर्णन की क्या विशेषता है? आदिकालीन साहित्य में युद्ध वर्णन की विशेषता है अतिशयोक्ति, जितना अतिशयोक्ति किया जाए। वीरगाथा काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? वीरगाथा काव्य का मुख्य उद्देश्य था उत्साह वर्धन करना, सैनिकों के उत्साह को बढ़ाना। आदिकालीन साहित्य में ऐतिहासिकता का अभाव क्यों है? आदिकालीन साहित्य में ऐतिहासिकता का अभाव इसलिए है क्योंकि वो कवि कल्पना की अधिकता के कारण वो ज्यादातर कल्पना से काम लेते थे, इसीलिए जो है इतिहास का अभाव देखने को मिलता है। कल्पना का ज्यादा यूज है, ठीक है, जिसकी वजह से इतिहास कम हो गया है। आदिकाल का समाज मुख्यतः किस व्यवस्था पर आधारित था? आदिकाल का जो समाज है उस सामंतवादी व्यवस्था पर था। सामंतवादी व्यवस्था। आदिकालीन साहित्य में राजा को किस रूप में चित्रित किया गया है? आदिकाल में जो राजा होता था वो आदर्श नायक के रूप में चित्रित किया जाता था। आदर्श नायक के रूप में। वीरगाथा साहित्य में युद्धों का वर्णन किस शैली में मिलता है? वीरगाथा साहित्य में युद्धों का जो वर्णन मिलता है वो ओजपूर्ण शैली में मिलता है। ओज शैली में मिलता है। आदिकालीन साहित्य का मुख्य गुण क्या है? ओज गुण है। कौन सा गुण है? ओज गुण। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख गुण ओज गुण है। आदिकालीन साहित्य में अलंकारों का प्रयोग किस उद्देश्य से हुआ? तो आदिकाल में जो अलंकारों का प्रयोग हुआ वो प्रभाव उत्पादन के लिए हुआ, प्रभाव बढ़ाने के लिए हुआ, प्रभाव उत्पादन हेतु। आदिकाल में धर्म और राजनीति का संबंध कैसा था? आदिकालीन में धर्म और राजनीति का संबंध घनिष्ठ था, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आदिकालीन साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत कौन सा माना जाता है? पृथ्वीराज रासो। आदिकालीन साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत कौन सा माना जाता है? पृथ्वीराज रासो। वीरगाथा काल के साहित्य का मुख्य केंद्र कौन सा क्षेत्र है? वीरगाथा काल के साहित्य का मुख्य केंद्र देखा जाए तो वो राजस्थान है, क्योंकि इधर ही चारण भाट कवि रहते थे। आदिकालीन साहित्य में लोक जीवन का चित्रण अपेक्षाकृत कम क्यों है? तो लोक जीवन का चित्रण कम मिलता है क्योंकि कवि जो है दरबार में रहता है। जब कवि दरबार के आश्रय में है तो दरबार का ही गुणगान करता रहता है, लोगों का
ध्यान ही नहीं जाता। आदिकाल के साहित्य चेतना का मूल आधार क्या है? आदिकालीन साहित्य के चेतना का मूल्य आधार है वीरता और सामंतवाद। वीरता और सामंतवाद। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का महत्व क्या है? हिंदी काव्य की प्रारंभिक आधारशिला के रूप में इसका महत्व है। हिंदी काव्य की प्रारंभिक आधारशिला आदिकाल है। ठीक है, तो आदिकाल का महत्व क्यों है हिंदी साहित्य के इतिहास में? क्योंकि आदिकाल में आदिकालीन हिंदी जो रचनाएं हैं उसको देखा जाता है हिंदी काव्य की प्रारंभिक आधारशिला के रूप में। ठीक है। आदिकाल से भक्ति काल की ओर संक्रमण का मुख्य कारण क्या था? आदिकाल से भक्ति काल की ओर संक्रमण का मुख्य कारण ये था कि सामाजिक धार्मिक परिवर्तन हो रहे थे। सामाजिक परिवर्तन और धार्मिक परिवर्तन के कारण जो है आदिकाल भक्ति काल की ओर चला गया। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी साहित्य की प्रारंभिक विकास यात्रा के रूप में महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक विकास यात्रा आदिकाल ही है। हिंदी साहित्य का प्रारंभिक विकास यात्रा के रूप में देखा जाता है। आदिकालीन साहित्य के अध्ययन हेतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन ग्रंथों को आधार बनाया है? रासो ग्रंथों को आधार बनाया है। किन ग्रंथों को आधार बनाया है? रासो ग्रंथों को। वीर गाथा साहित्य का उद्भव मुख्यतः किन परिस्थितियों में हुआ है? वीर गाथा साहित्य का उद्भव देखा जाए तो सामंतवादी युद्धों की परिस्थितियों में हुआ है। ठीक है ना, सामंतवादी युद्धों की परिस्थितियों में हुआ है। आदिकालीन कवियों के लिए यश प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या था? आश्रयदाता की प्रशस्ति। खूब आश्रयदाता का खूब बढ़ा चढ़ा के वर्णन। आदिकालीन कवियों के लिए यश प्राप्ति का यश उन्हें कैसे प्राप्त होता था? वो अपने आश्रयदाता की प्रशस्ति गाते थे। ठीक है ना। रासो काव्य में युद्ध वर्णन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? रासो काव्य में युद्ध वर्णन का प्रमुख उद्देश्य था वीरता का महिमा मंडन करना। महिमा मंडन करना। रासो काव्य में युद्ध वर्णन का प्रमुख उद्देश्य था वीरता का महिमा मंडन करना, यानी वीरता को बढ़ा चढ़ा के बताना ताकि जो है मनोबल ऊंचा हो सके। आदिकालीन साहित्य में स्वामी भक्ति का आदर्श किस रूप में प्रकट हुआ है? आदिकालीन साहित्य में स्वामी भक्ति का आदर्श जो है राजा के प्रति पूर्ण समर्पण के रूप में है। कवि का समर्पण जो है राजा के प्रति संपूर्ण समर्पण रहता है। वीर गाथा काल की रचनाओं में इतिहास और कल्पना का अनुपात कैसा है? कल्पना ज्यादा है, इतिहास कम है। कल्पना ज्यादा है, इतिहास कम है। आदिकालीन साहित्य की भाषा में किस भाषिक स्तर का प्रभाव सर्वाधिक है? आदिकालीन साहित्य की भाषा में सबसे ज्यादा अपभ्रंश का प्रभाव पाया जाता है। अपभ्रंश से हिंदी के विकास की प्रक्रिया किस काल में स्पष्ट होती है? कहाँ होती है? आदिकाल में। अपभ्रंश से हिंदी के विकास की प्रक्रिया का किस काल में स्पष्ट दिखाई देती है? आदिकाल में। आदिकालीन काव्य में वंश गौरव का वर्णन क्यों किया जाता था? तो वंश गौरव का गान जो है भाट कवि करते थे। कौन करते थे? भाट कवि करते थे। क्यों करते थे? शासकों की प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु। इनकी शासक जो राजा होते थे उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ये उनके वंश का गौरव गान करते थे। रासो साहित्य की कथावस्तु मुख्यतः किस पर आधारित है? रासो साहित्य की जो कथावस्तु है वो युद्ध पर और पराक्रम पर आधारित है। पृथ्वीराज रासो में संयोगिता किस राज्य की राजकुमारी थी? पृथ्वीराज रासो में संयोगिता कन्नौज की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? कन्नौज की राजकुमारी थी। संयोगिता के पिता कौन थे? जयचंद। संयोगिता के पिता थे जयचंद। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज और जयचंद के संबंध कैसे दर्शाए गए हैं? प्रतिद्वंदी के रूप में, एक दूसरे के ये प्रतिद्वंदी दिखाए गए हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो और जयचंद।
पृथ्वीराज चौहान का प्रमुख राज्य कौन सा था? पृथ्वीराज चौहान का प्रमुख राज्य था अजमेर। ये अजमेर के राजा थे। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज की कौन सी विशेषता सबसे अधिक वर्णित है? पृथ्वीराज के शौर्य का वर्णन सबसे ज्यादा है। पृथ्वीराज रासो पुस्तक में पृथ्वीराज चौहान के शौर्य का वर्णन अधिक मिलता है। चंद्रबरदाई द्वारा प्रयुक्त शब्द भेदी बाण प्रसंग किससे जुड़ा है? मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी से, क्योंकि मोहम्मद गौरी को तो चंद्रबरदाई शब्द भेदी बाण मारते हैं। 17 पृथ्वीराज रासों में प्रेम और वीरता का समन्वय किन पात्रों में मिलता है? पृथ्वीराज रासों में प्रेम और वीरता का संबंध जो है पृथ्वीराज और संयोगिता में मिलता है। पृथ्वीराज और संयोगिता में मिलता है। विशलदेव रासों में विशलदेव किस वंश का शासक है? विशलदेव रासों में विशलदेव चौहान वंश का शासक है। विशलदेव रासों में प्रेम प्रसंग किसके साथ जुड़ा है? राजमती के साथ जुड़ा है। विशलदेव रासों में विशलदेव और राजमती का प्रेम प्रसंग है। विशलदेव रासों का साहित्यिक महत्व किस कारण है? वीरता और श्रृंगार के समन्वय के कारण। विशलदेव रासों का साहित्यिक महत्व किस कारण है? कि इसमें श्रृंगार, वीरता और श्रृंगार का समन्वय है। आल्हा खंड का संबंध किस क्षेत्रीय परंपरा से है? बुंदेलखंड में ये है, तो बुंदेली। आल्हा और उदल किसके सेनापति थे? आल्हा और उदल परमाल, राजा परमार्दिदेव या परमाल के दो वीर योद्धा थे। ठीक है, दो वीर योद्धा थे। आल्हा में किस युद्ध का विशेष उल्लेख मिलता है? महोबा का युद्ध। किस युद्ध का वर्णन मिलता है आल्हा खंड में? महोबा का जो युद्ध हुआ था उसी का विशेष रूप से वर्णन मिलता है आल्हा खंड में। ठीक है। आल्हा गायन की परंपरा आज भी किस अवसर पर प्रचलित है? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में जो है आल्हा गायन होता है। आल्हा खंड की भाषा किस बोली से प्रभावित है? आल्हा खंड की भाषा जो है बुंदेली से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? बुंदेली से, क्योंकि बुंदेल के क्षेत्र में रहती हुआ था इसका आरंभ, तो उससे ये प्रभावित है। जगनिक किस राजा के आश्रित कवि माने जाते हैं? जगनिक परमाल देव के या परमार्दी देव के, राजा परमाल के आश्रित कवि थे। हमीर रासों का नायक किस क्षेत्र का शासक था? हमीर रासों का जो नायक था हमीर देव, वो रणथंभौर, राजस्थान में रणथंभौर है, वहां का शासक था, रणथंभौर का। हमीर देव किस वंश से संबंधित थे? हमीर देव भी चौहान वंश से संबंधित थे। ठीक है, जैसे पृथ्वीराज चौहान तो वो चौहान वंश से थे, ये भी चौहान वंश थे। खुमार रासों में किस राजपूत शासक की वीरता का वर्णन है? खुमार रासों में किस राजपूत शासक, तो राजा खुमार। ठीक है, खुमार के ही वीरता का वर्णन है। वीर गाथा काव्य में नायक का चरित्र समानतः कैसा होता है? वीर गाथा काव्य में नायक का चरित्र आदर्शीकृत दिखाया गया है। उनके बढ़ा चढ़ा के सुंदर उनको दिखाया गया है, बढ़िया दिखाया गया है, वीर योद्धा दिखाया गया है। सिद्ध साहित्य में सहज शब्द का क्या अर्थ है? सिद्ध साहित्य में सहज का अर्थ है स्वाभाविक आध्यात्मिक अवस्था। स्वाभाविक आध्यात्मिक अवस्था, सहज शब्द का अर्थ है स्वाभाविक आध्यात्मिक अवस्था। सिद्ध कवियों ने ज्ञान प्राप्ति का साधन किसे माना है? अनुभव को माना है। सिद्ध कवियों ने ज्ञान प्राप्ति का साधन किसे माना है? अनुभव। अनुभव को माना है, तभी तो लिखा है स्वाभाविक आध्यात्मिक अवस्था। सिद्ध साहित्य में गुरु का स्थान कैसा माना गया है? सर्वोच्च माना गया है। गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। सरहप्पा की रचनाएं मुख्यतः किस रूप में उपलब्ध है? दोहों में उपलब्ध है, दोहों के रूप में उपलब्ध है।
सिद्ध साहित्य में धार्मिक आडंबरों का विरोध क्यों किया गया है? आत्मानुभूति को महत्व देने के कारण, आत्मानुभूति को महत्व देने के कारण सिद्ध साहित्य के धार्मिक ने सिद्ध साहित्य में धार्मिक आडंबरों का विरोध हुआ, आत्मानुभूति के महत्व देने के कारण। कणहप्पा ने साधना का मूल आधार किसे माना है? कणहप्पा ने साधना का मूल आधार अंतर्मन को माना है। सभी ने माना है, आत्मानुभूति को ही माना है। ठीक है। सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या भाषा क्यों कहा गया? क्योंकि उसका अर्थ सांकेतिक है। क्योंकि उसका अर्थ क्या है? सांकेतिक होता है। ठीक है, संकेत करके कहा जाता है। सिद्ध साहित्य की काव्य शैली कैसी है? सिद्ध साहित्य की जो काव्य शैली है वो प्रतीकात्मक है, प्रतीकों का सहारा लेकर के कहा जाता है। सिद्ध कवियों का लक्ष्य किस प्रकार के समाज की स्थापना था? सिद्ध कवियों का जो लक्ष्य था कि वो रूढ़ि विहीन समाज बने, जो पुरानी रूढ़ियां हैं वो तोड़ दे, उन रूढ़ियों के बिना समाज का निर्माण हो। सिद्ध साहित्य का प्रभाव आगे किस काव्य धारा पर पड़ा? संत काव्य पर पड़ा। किस पर पड़ा? भक्ति काल के संत काव्य पर पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। गोरखनाथ की शिक्षाओं का मूल आधार क्या था? गोरखनाथ की शिक्षाओं का मूल आधार था योग साधना। नाथ पंथ में शरीर को किस रूप में देखा गया है? नाथ पंथ में शरीर को साधना का मंदिर रूप में देखा गया है। साधना का मंदिर है शरीर। ठीक है, नाथ पंथ में देखा गया है। गोरखनाथ के किस प्रकार की साधना का समर्थन किया? गोरखनाथ ने किस प्रकार की साधना का समर्थन किया? आंतरिक साधना का। आंतरिक साधना का। नाथ साहित्य में अलग शब्द किस लिए प्रयुक्त हुआ है? नाथ साहित्य में जो अलग शब्द है परम तत्व के लिए प्रयुक्त हुआ है, परम तत्व के लिए। नाथ संप्रदाय ने किसका विरोध किया? कर्मकांड और पाखंड का विरोध किया। कर्मकांड और पाखंड का। गोरखनाथ की बाड़ी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? गोरखबानी के नाम से। गोरखबानी के नाम से। नाथ साहित्य में सांसारिक मोह को क्या माना गया है? सांसारिक मोह को बंधन माना गया है। नाथ साहित्य का प्रभाव किस संत कवि पर विशेष रूप से है देखा जाता है? नाथ साहित्य का प्रभाव सबसे ज्यादा कबीर पर दिखाई देता है। मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ का संबंध क्या था? मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ गुरु शिष्य थे। नाथ साहित्य में मुक्ति का मार्ग क्या माना गया है? नाथ साहित्य में मुक्ति का मार्ग माना गया है योग और साधना। योग और साधना से ही मुक्ति का मार्ग खुलता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का कौन सा कवि कहा गया है? प्रथम कवि, या फिर इनको वाल्मीकि कहा गया है? इनको वाल्मीकि कहा गया है। पौमचर्यु में राम को किस नाम से संबोधित किया गया है? पौमचर्यु में राम को पौम नाम से चित्रित किया गया है। पौमचर्यु में राम को किस नाम से संबोधित किया गया है? पौम नाम से या पद्म नाम से। ठीक है। जैन कवियों ने राम कथा को किस दृष्टि से प्रस्तुत किया है? जैन कवियों ने राम कथा को जैन दृष्टि से प्रस्तुत किया है। ठीक है, जैन दृष्टि से, ये अपने हिसाब से राम का चित्रण किए हैं। पुष्पदंत के महापुराण में कितने तीर्थंकरों का वर्णन है? पुष्पदंत के महापुराण में 24 तीर्थंकरों का वर्णन है। ठीक है, 24, क्योंकि 24 तीर्थंकर हुए थे ना, तो इसमें 63 महापुरुषों का वर्णन मिलता है, जिसमें से 24 तीर्थंकर हैं। ठीक है, 63 महापुरुषों का वर्णन मिलता है। जैन साहित्य में हिंसा का महत्व किस रूप में है? जैन साहित्य में हिंसा का रूप सर्वोच्च नैतिक मूल्य के रूप में है।
सर्वोच्च, अहिंसा का महत्व दिया है। अहिंसा का महत्व सर्वोच्च और नैतिक मूल्य के रूप में है। जैन साहित्य में वैराग्य की भावना क्यों प्रमुख है? मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य है, इसलिए जैन साहित्य में वैराग्य होता है। तो वैराग्य की भावना क्यों प्रमुख है? मोक्ष की प्राप्ति का उद्देश्य बताया गया है कि वैराग लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैन कवियों ने किस भाषा को साहित्यिक गरिमा प्रदान की है? जैन कवियों ने किस भाषा को साहित्यिक गरिमा प्रदान की है? तो अपभ्रंश को। सबसे ज्यादा जैन कवियों ने अपभ्रंश में लिखा है। हिंदी में तो बहुत थोड़ा बहुत लास्ट में लिखे हैं सब, ठीक है, बहुत थोड़ा बहुत लास्ट में। आगे देखिए, जैन साहित्य में चरित काव्य की परंपरा क्यों विकसित है? जैन साहित्य में चरित काव्य की परंपरा इसलिए विकसित है क्योंकि धार्मिक आदर्श प्रस्तुत करने हेतु, क्योंकि उनका लक्ष्य है कि धार्मिक आदर्श प्रस्तुत किया जाए। जैन साहित्य में कौन सा रस अपेक्षाकृत अधिक मिलता है? तो शांत रस ज्यादा मिलता है। जैन साहित्य का हिंदी साहित्य पर प्रमुख प्रभाव क्या है? जैन साहित्य का हिंदी साहित्य पर प्रमुख प्रभाव पड़ा, कथात्मक परंपरा का विकास हुआ, ठीक है ना, यही हिंदी साहित्य पर इसका प्रभाव है। आदिकालीन साहित्य में युद्ध के घोड़ों का वर्णन किस उद्देश्य से किया जाता था? जो युद्ध में घोड़े होते थे उनका वर्णन वीरता को उभारने के लिए किया जाता था। उसका वर्णन करने से ये पता चलता था कि कितना वीरता भरा है घोड़ों में और उस समय में, ठीक है, राजा के अंदर। वीर गाथा साहित्य में शस्त्र वर्णन की विशेषता क्या है? अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्तिपूर्ण है, ठीक है ना, शस्त्र का वर्णन भी अतिशयोक्तिपूर्ण है। आदिकालीन कवियों द्वारा दुर्गों का वर्णन क्यों किया गया है? राज्य की शक्ति दर्शाने के लिए कि राज्य के पास कितनी शक्ति थी, इतना दुर्ग जो है उसके कब्जे में था। आदिकालीन साहित्य में प्रकृति वर्णन किस रूप में मिलता है? आदिकालीन साहित्य में प्रकृति वर्णन प्रसंगानुसार मिलता है। जैसा प्रसंग होता है वैसे ही प्रकृति का वर्णन होता है। वीर गाथा काव्य में नारी का एक प्रमुख रूप कौन सा है? वीरांगना का रूप है, वीरांगना का। पुरुष का वीरता का है, इनका वीरांगना का। आदिकालीन साहित्य में युद्ध भूमि का चित्रण कैसा होता है? आदिकालीन साहित्य में युद्ध भूमि का चित्रण ओजपूर्ण होता है, ओजपूर्ण। वीर गाथा साहित्य में शत्रु का चित्रण किस प्रकार किया जाता है? नायक की वीरता बढ़ाने हेतु किया जाता है शत्रु का, कि शत्रु कितना खलनायक था उस पर जो है राजा विजय प्राप्त करते हैं, यानी नायक की वीरता को बढ़ाने हेतु शत्रु की शक्ति का वर्णन किया जाता था। आदिकालीन काव्य में वचनबद्धता का आदर्श किस रूप में मिलता है? आदिकालीन काव्य में वचनबद्धता का आदर्श जो है क्षत्रिय धर्म के रूप में मिलता है, कि एक बार वचन दे दिया तो फिर दे दिया, ये क्षत्रिय धर्म है। वीर गाथा साहित्य में कुल परंपरा का महत्व क्यों है? वंश गौरव स्थापित करने हेतु। वंश का गौरव गान किसने किया है? भाट कवियों ने किया है, ठीक है। तो वीर गाथा साहित्य में कुल, कुल माने परिवार या वंश, वंश परंपरा का महत्व था, उनके वंशों का वर्णन करने के लिए। तो वंश का वर्णन इसलिए किया जाता था ताकि गौरव स्थापित हो सके उनके प्रति। आदिकालीन कवियों ने पराक्रम को किसका आधार माना है? आदिकालीन कवियों ने पराक्रम को यश का आधार माना है, पराक्रम को यश का आधार माना है। आदिकालीन समाज में क्षत्रिय वर्ग की क्या भूमिका थी? रक्षा और शासन करने की। आदिकालीन समाज में क्षत्रिय वर्ग की भूमिका थी रक्षा और शासन। वीर गाथा काल का सामाजिक ढांचा किस पर आधारित था? वीर गाथा काल का जो सामाजिक ढांचा था वो सामंतवाद पर टिका हुआ था, सामंतवाद। आदिकालीन साहित्य में धार्मिक सहिष्णुता का स्वर अपेक्षाकृत कहाँ मिलता है?
धार्मिक सहिष्णुता का स्वर सिद्ध साहित्य में मिलता है। ठीक है, सिद्ध साहित्य में। आदिकालीन रचनाओं का संरक्षण मुख्यतः किस माध्यम से हुआ है? आदिकालीन रचनाओं का संरक्षण मुख्यतः मौखिक परंपरा के माध्यम से मिला है। मौखिक परंपरा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं लिखित में नहीं है, मौखिक रूप से उपलब्ध हैं। $200 का टारगेट है, कर लेते हैं। रासो साहित्य की प्रामाणिकता पर प्रश्न क्यों उठे हैं? रासो साहित्य की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठे हैं कि बाद के प्रक्षेपों के जो बाद के प्रक्षेप हैं उन्हीं पर में जो है बहुत त्रुटियां हैं। ठीक है, इतिहास को लेकर के। 76, पृथ्वीराज रासो के विभिन्न संस्करणों का कारण क्या है? समय समय पर परिवर्धन, समय समय पर वो उसमें संशोधन होता गया, परिवर्धन होता गया, और यही कारण है। आदिकालीन साहित्य के अध्ययन में पांडुलिपियों का महत्व क्या है? मूल पाठ निर्धारित करने के लिए पांडुलिपि तैयार की जाती थी। ठीक है। वीरगाथा काल के साहित्य में इतिहासकारों को क्या कठिनाई होती है? वीरगाथा काल के साहित्य में इतिहासकारों को तथ्य और कल्पना को अलग करने में, कि कौन जो है तथ्य है और कौन कल्पना है, उसको अलग करने में कठिनाई होती है। आदिकालीन साहित्य में लोक विश्वास का उल्लेख किस उद्देश्य से हुआ है? लोक विश्वास, कथाओं को रोचक बनाने हेतु। रासो साहित्य में अतिशयोक्ति का प्रयोग किस लिए किया गया है? वीरता को असाधारण दिखाने के लिए, कि वीरता कितना उसके अंदर असाधारण है, यानी पुरुष में वो वीरता हो नहीं सकती। ठीक है, जो राजा में थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा साहित्य की सबसे बड़ी सीमा क्या मानी है? जनजीवन का अभाव। वीरगाथा साहित्य में जनजीवन का अभाव है, जनता को कहीं भी चित्रित नहीं किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को महत्वपूर्ण क्यों माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को महत्वपूर्ण इसलिए माना क्योंकि हिंदी की प्रारंभिक चेतना के कारण, यानी हिंदी की प्रारंभिक चेतना आदिकाल में ही मिलती है। राहुल शंकरत्यान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग क्यों कहा? सिद्ध और सामंत दोनों प्रवृत्तियों की उपस्थिति के कारण इन्होंने सिद्ध सामंत युग कहा है। सिद्ध और सामंत दोनों की प्रवृत्तियों के उपस्थिति के कारण। आदिकालीन साहित्य में जन सामान्य की समस्याएं कम क्यों मिलती है? आदिकालीन साहित्य में जनता के बारे में नहीं लिखा गया है, क्योंकि कभी दरबारी आश्रय के कारण दरबार में आश्रय ले लिए थे, जिसके कारण राजा की प्रशंसा करने से उनको फुर्सत नहीं मिलती थी। वीरगाथा साहित्य में लोकहित की अपेक्षा किसे अधिक महत्व मिला है? राजहित को। लोकहित की जगह पर राजहित, यानी राजा का कल्याण हो, राज्य का कल्याण हो। ठीक है, जनता जाए भाड़ में। आदिकालीन साहित्य में भाषा का स्वरूप कैसा था? आदिकालीन साहित्य में भाषा का स्वरूप संक्रमणशील था। आदिकाल हिंदी भाषा के विकास में क्यों महत्वपूर्ण है? आदिकाल हिंदी भाषा के विकास में अपभ्रंश से हिंदी के रूपांतरण के कारण महत्व है, कि यहीं पर जो है भाषा पहले अपभ्रंश और हिंदी में क्या हो गई, रूपांतरित हो गई। सिद्ध साहित्य ने हिंदी काव्य को कौन सा महत्वपूर्ण तत्व दिया? सिद्ध साहित्य ने हिंदी काव्य को अनुभव की प्रामाणिकता दिया। अनुभव की प्रामाणिकता। नाथ साहित्य ने हिंदी साहित्य को क्या प्रदान किया? नाथ साहित्य ने हिंदी को योग साधना और रहस्यवाद की परंपरा दिया। रहस्यवाद और योग दिया है हिंदी साहित्य को नाथ साहित्य ने। सिद्ध साहित्य ने अनुभव दिया है, नाथ साहित्य ने योग और रहस्यवाद दिया है। जैन साहित्य ने हिंदी को कौन सी प्रमुख देन थी? यानी जैन साहित्य ने क्या दिया है? कथात्मक की संरचना, कथा की संरचना करना
सिखाया है जैन साहित्य ने। आदिकालीन साहित्य में धर्म और राजनीति का संबंध किस प्रकार था? परस्पर पूरक था, घनिष्ठ था, परस्पर पूरक, एक दूसरे के ये पूरक थे। धर्म और राजनीति एक दूसरे के क्या थे? आदिकाल में पूरक थे। ठीक है, आगे देखिए। वीर गाथा काल की रचनाएं किस वर्ग के जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो सामंत वर्ग के, जो पूंजीपति हैं, शक्तिशाली हैं, उनके ही वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, जनता क्या नहीं। आदिकालीन साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का प्रारंभिक रूप क्या है? राज्य भक्ति है, राज्य की भक्ति, राजा की भक्ति। आदिकालीन काव्य का सबसे प्रमुख गुण कौन सा है? ओजस्विता, ओज गुण है। ठीक है, आदिकालीन साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? हिंदी काव्य की आधार भूमि तैयार करना। सबसे बड़ी उपलब्धि है हिंदी काव्य की आधार भूमि को तैयार करना। आदिकाल की कौन सी धारा आगे चलकर संत साहित्य की प्रेरणा बनी? तो सिद्ध और नाथ धारा, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य दोनों। आदिकालीन साहित्य में वीरता के साथ कौन सा मूल्य जुड़ा हुआ है? स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। वीरता के साथ क्या जुड़ा हुआ है? और राजा का स्वाभिमान। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का स्थान क्या है? तो प्रारंभिक विकास का काल है। आदिकाल क्या है? हिंदी साहित्य का प्रारंभिक विकास काल है। ठीक है, आदिकालीन साहित्य भारतीय संस्कृति इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आदिकालीन साहित्य भारतीय संस्कृति इतिहास के लिए तत्कालीन समाज और राजनीति की झलक देने के कारण। आदिकाल हिंदी साहित्य की उस नींव का निर्माण करता है जिस पर आगे भक्ति, रीति और आधुनिक साहित्य की इमारत खड़ी हुई है। ठीक है, इमारत खड़ी हुई है। तो इतना ही रहने देते हैं, 200 से आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आगे आपको जो भी वीडियो मिले, अपलोड किया जाए, आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से सभी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल सब में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे। अभी आदिकाल में बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, उनको कवर करना है। ठीक है, तो कल के वीडियो में देखेंगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।